हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपका स्टडी का टाइम टेबल आपने सेट कर रखा है डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग सीटेट जुलाई 2024 में होने वाले एग्ज़ाम के हिंदी पैसेज के बारे में बात करेंगे। यहाँ की गद्यांश और पद्यांश दोनों के बारे में बातें होंगी और उनसे संबंधित जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए पैसेज हैं, गद्यांश और पद्यांश दोनों, और उनसे संबंधित जो प्रश्न हैं वो भी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों को इन्वॉल्व किया गया है। तो जानिए अपनी तैयारी को, देखिए ये कितना आप स्कोर कर पाते हैं उन क्वेश्चनों में और कम समय पे ज़्यादा प्रश्न जहाँ व्याख्या की ज़रूरत होगी। वैसे फ़िलहाल गद्यांश पद्यांश में ज़्यादा व्याख्या की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि गद्यांश और पद्यांश से ही संबंधित प्रश्न बनते हैं। और अगर हम अच्छे से गद्यांश पद्यांश को केयरफुली पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन अपने आप आसान और सॉल्व हो जाते हैं, अगर क्वेश्चन लेंदी नहीं है तो। ठीक है, तो इसमें आपका स्कोर कितना रहता है इन प्रश्नों में, उन आप बताइएगा कितना उसमें सही होता है आपका। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कैसे गद्यांश और पद्यांश हैं। तो अगर देखा जाए गद्यांश को, तो जैसा कि इतना ही बड़ा बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है कि पेपर 1 में बहुत ज़्यादा लेंदी गद्यांश नहीं आता है, पेपर 2 में बहुत ज़्यादा लेंदी प्रश्न नहीं सॉरी गद्यांश आते हैं। ठीक है, और इसमें पद्यांश नहीं, सिर्फ 2 गद्यांश आते हैं और गद्यांश ही आते हैं दोनों साइड में, यानी पद्यांश इसमें एक गद्यांश और पद्यांश होता है, उसमें 2 गद्यांश ही होते हैं और उनसे संबंधित 9 या 6 7 8 ऐसे करके प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पे ये इतना बड़ा पैसेज है और इस पैसेज को पढ़ने से पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ताकि हमें एक ये पता चले कि कहाँ से किस लाइन से और क्या पूछा गया है गद्यांश से संबंधित। अगर कुछ क्वेश्चन व्याकरण से भी एक आधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन्हें पहले सॉल्व कर लेंगे, जिससे हमारी समय का भी बचत हो जाएगा। चलिए फिलहाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उपहार की सार्थकता किस पर निर्भर करती है। जीवन में कर्म किससे प्रेरित होने चाहिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है समय को सम्मान देने से तात्पर्य है, ये भी गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। ऐसा कोई नहीं जिसने इस संसार में अच्छा किया हो और उसका अंत बुरा हो, के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही है। ये देखिए, ये भी गद्यांश पढ़ेंगे तो ये प्रश्न हल होगा। धर्म शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा, ये देखिए व्याकरण है, तो इसके लिए गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं है। किस प्रकार के कर्म हमें आनंद की अनुभूति देते हैं, ये गद्यांश से संबंधित है। स्वयं को कर्म के लिए साध लेना से क्या तात्पर्य है। ठीक है, ये भी जो है आपका गद्यांश से है। और उपहार का समानार्थी होगा, ये देखिए व्याकरण से है। अनुभूति शब्द का विग्रह है, ये भी व्याकरण ही है। तो देखिए 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं गद्यांश से संबंधित जो सीधे व्याकरण से बने हैं और इनके लिए आपको गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन और जो 5-6 क्वेश्चन हैं वो गद्यांश से संबंधित है। तो वो गद्यांश से जो प्रश्न है तभी समझ में आएंगे जब हम गद्यांश को पढ़ लेंगे। तो हम पहले गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को हल करते हैं। कह रहा है गद्यांश में किसी भी उपहार की सार्थकता तभी है जब तक वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय पर सही जगह दिए जाए। ठीक है, यानी कि उपहार का महत्व तभी है जब आप बहुत ही पूर्ण भाव से, मन से, मनोभाव से दे रहे हैं और सही व्यक्ति को दे रहे हैं, और जब उसको उसकी ज़रूरत है, उस उपहार की, उस पुरस्कार की ज़रूरत है तब दे रहे हैं। और जगह भी मायने रखती है, यानी कि ऐसा नहीं कि आपको उपहार देना है और आप किसी की मृत्यु होने के बाद उपहार देने चाहें। तो बिल्कुल ही ये सही बात है कि सही समय और सही व्यक्ति और सही जगह होनी ज़रूरी है उपहार देने के लिए, तभी उसका एक अच्छा महत्व सार्थक हो पाएगा। वो उपहार देने वाला व्यक्ति दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद न रखता हो। ऐसा ना हो कि मैंने तुम्हें ये उपहार दिया है तो बदले में, यानी कि जैसे हम छोटे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर मैं इसको अपने बर्थडे पे चॉकलेट दूंगा, तो बच्चा सोचता है कि अगर मैं अपने बर्थडे पे इसको ये चॉकलेट दूंगा तो ये भी अपने बर्थडे पे मुझे चॉकलेट देगा, या मैं इसको कुछ दुकान से खिलाऊंगा लंच के टाइम में तो ये भी मुझे दुकान, तो वो वाला भाव नहीं होना चाहिए। हमें इस जीवन में जो भी करना चाहिए सत्य से प्रेरित कृत्य के अनुसार करना चाहिए। हमें समय
और दूसरे दोनों लोगों का सम्मान देना चाहिए। इस तरह का कृत्य व्यक्ति के भाग्य को बदल कर रख देता है। देखिए इससे भी प्रश्न बना है, ठीक है। और उपहार सार्थक उपहार से भी क्वेश्चन बना है। गीता में कहा गया है कि ऐसा कोई नहीं जिसने इस संसार में अच्छा काम किया हो और उसका अंत बुरा हुआ है। ये भी लाइन पूरी तरह से प्रश्न में आई हुई है। कहा जाता है कि कर्म ही धर्म है, यानी कि जो आप कर्म कर रहे हैं वो ही धर्म है आपका, सबसे बड़ा धर्म कर्म है आपका। इसलिए हमें काम करते जाना चाहिए, फल अपने आप हमें मिलेगा। कार्य करते समय कार्य के उद्देश्य पर भी ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसके प्रति कुछ तो एम होगा, कुछ तो लक्ष्य होगा आपका, कुछ तो उद्देश्य होगा। और वो उद्देश्य कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, समाज के हित में होना चाहिए। जैसे यदि हमारे कार्य का उद्देश्य समाज के हित में है तो वह कार्य हमें आनंद की अनुभूति कराएगा। बिल्कुल सही है। कर्म करना परंतु केवल अपने हित के लिए कर्म करना सार्थक नहीं कहलाएगा। यानी कि सिर्फ आप अपना ही हित चाहें तो वो सही, उतना सही नहीं है जितना आप अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों के हित में भी सोचें। फिलहाल ये जो है कि पर्सनल लाइफ में किसी भी इंसान के लिए बहुत ऐसा नहीं है कि सभी लोग आपका अच्छा ही चाहें, लेकिन कोई जैसा भी सोचे हमें अच्छा सोचना चाहिए। फिलहाल ये बात रही और ये गद्यांश रहा। देखते हैं कितना क्वेश्चन हम इससे बढ़िया हल कर पाते हैं। यानी कि एक गद्यांश से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पद्यांश से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, उपहार की सार्थकता किस पर निर्भर करती है? जब उपहार दिल से सही समय पर सही व्यक्ति को दिया जाए, जब उपहार देते समय बदले में कुछ पाने की आशा हो, जब उपहार अपने वैभव के प्रदर्शन के लिए दिया जाए, जब उपहार बहुत ही मजबूरी में दिया जाए। पहले क्वेश्चन के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जब उपहार की सार्थकता निर्भर है, आपने गद्यांश में पहले लाइन में ही पढ़ा कि जब उपहार दिल से सही समय पर सही व्यक्ति को दिया जाए और सही जगह पे दिया जाए। बिल्कुल पहले का जो ऑप्शन हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। जीवन में कर्म किससे प्रेरित होना चाहिए? परिणाम से, सत्य से, उपहार से, भाग्य से? दूसरे क्वेश्चन के सही आंसर की बात कर ली जाए तो सत्य से प्रेरित होना चाहिए। किससे? सत्य से। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। आगे है, समय को सम्मान देने से तात्पर्य है समय का सदुपयोग करना, समय के आगे विवश हो जाना, समय का दुरुपयोग करना, समय को व्यर्थ गंवाना। तो देखिए, समय को सम्मान देने से तात्पर्य है कि हम समय का क्या करें, टाइम का क्या करें, सदुपयोग करें। ठीक है, बिल्कुल तीसरे का जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि ऐसा कोई नहीं जिसने इस संसार में अच्छा किया हो और उसका अंत बुरा हो, के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही है? बुरे कार्य का परिणाम सही नहीं होता, अच्छे कार्य का फल कैसा होगा पता नहीं, अच्छे कार्य का फल सदैव अच्छा होता है। तो बिल्कुल यही सही है कि अच्छे कार्य का फल जो है सदैव अच्छा होता है और बुरे कार्य का फल भी अच्छा हो सकता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, जब आप जैसा करेंगे वो लौट कर आपके पास उसी रूप में आने वाला है। धर्म शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। यानी कि एक जो है प्रत्यय जो है शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, उपसर्ग जो है वो शब्द के आगे लगते हैं, लगकर नया शब्द बनाते हैं। देखिए, धर्म में एक प्रत्यय लगेगा तो धार्मिक ये चारों ऑप्शन सही हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में ऑप्शन अलग अलग थे और ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिसप्रिंट हुआ है। फिलहाल धर्म में एक प्रत्यय जब जुड़ेगा तो वो धार्मिक ही होगा। इस तरह से चारों ऑप्शन में धार्मिक है तो ये चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके। फिलहाल यहाँ पे मिसप्रिंट है, थोड़ा सा टाइपिंग में प्रॉब्लम है, जिसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। चलते हैं आगे। किस प्रकार के कर्म हमें आनंद की अनुभूति देते हैं? जिससे समाज के हित सधते हों, जिनमें कम ऊर्जा लगती हो, जिनमें आधिकारिक लोग जुड़ते हों, जिनसे स्वयं का हित पूरा होता है। तो छठवें के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कि कर्म से आनंद तभी मिलता है जब वो कर्म क्या है, समाज के हित में हो। ठीक है, अगर समाज के हित में नहीं, किसी के हित में हो, खुद के हित में हो, लेकिन किसी का नुकसान न होता हो उस कर्म से, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वयं को कर्म के लिए साध लेना से तात्पर्य है कर्म करने के लिए सदैव तत्पर रहना, कर्म के लिए प्रशिक्षण लेना,
दूसरों को कर्म करते रहने की प्रेरणा देना, अपने काम में दूसरों को जोड़ना। तो सबसे बेस्ट सातवें के हिसाब से, जो गद्यांश के हिसाब से सातवें क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो जाएगा पहला, कर्म करने के लिए सदैव तत्पर रहना का मतलब हो जाएगा स्वयं को कर्म के लिए साध लेना। आठवें क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो उपहार का समानार्थी होगा, यानी कि पर्यायवाची। समानार्थी मतलब उसी की तरह, एक उपहार की ही तरह उसका अर्थ हो, वो कौन सा शब्द होगा। ऑप्शन है पुरस्कार, सम्मान, भेंट और पारितोषिक। देखिए पुरस्कार वहाँ हो जाता है जहाँ पे आप कुछ करते हैं उसके बदले में आपको दिया जाता है, कुछ अच्छा काम करते हैं, जैसे कि आप एथलीट हैं, आपने बहुत अच्छा काम कोई किया, आप एकेडमिक में अच्छे हैं किसी भी चीज़ में, तो वहाँ पे आपको पुरस्कार देते हैं। भेंट ऐसा है जहाँ पे आप उपहार के समानार्थी हो जाएगा, जहाँ जैसे उपहार भी वही है कि आप बस उसके बदले में ना ही आपको किसी भी चीज़ के बदले में नहीं दे रहे हैं और ना ही उसके बदले में आपको कुछ चाहिए, तो उपहार और भेंट ये दोनों समानार्थी हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आठवें का सही हो जाएगा। अनुभूति शब्द का विग्रह है अनुभयोगति, अयोगानुभूति, अनुयोगभूति, अनुभयोग इति। तो आपको पता ही होगा कि नौवें का जो सही आंसर ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, अनुभूति। ठीक है, ये इसका विग्रह हो जाएगा नौवें का, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोगों ने गद्यांश को पूरा कर लिया, अब हम देखते हैं पद्यांश। पद्यांश क्या है? पद्यांश पहले हम, अच्छा ये पद्यांश है पूरा, इसको पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जैसे हमने गद्यांश में पढ़े थे। क्वेश्चन है कि भारत देश की प्राकृतिक रचना पर गर्व करने का क्या कारण है। ये जब पद्यांश पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बह रही हैं, सुधा की धारा से क्या तात्पर्य है, ये भी पद्यांश पढ़ने के बाद पता चलेगा। काव्यांश की कौन सी पंक्ति का भाव है कि यहाँ तरह तरह के सुगंधित फूल सदैव खिले रहते हैं। ठीक है, अब जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, इस भक्ति का भाव क्या है, तो ये भी पद्यांश से संबंधित है। ठीक है, अब देखते हैं पांचवें वाला क्वेश्चन है कि 40 कोटि भाई सेवक सपूत, जिसके पंक्ति में 40 करोड़ जनसंख्या का उल्लेख क्यों हुआ है, ये भी पद्यांश से संबंधित है। और रत्नेश का संधि विच्छेद है, रत्ना योग ईश, रत्न योग ईश, रत्ना योग ईश और रत्न योग एस। तो देखिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा था पद्यांश में जो व्याकरण से पूछा गया है। ठीक है, और फिलहाल जो 5 क्वेश्चन हैं वो पद्यांश से डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो कभी कभी 2 क्वेश्चन हो जाते हैं पद्यांश में, लेकिन गद्यांश में 3-4 क्वेश्चन ऐसा नॉर्मली हो जाता है व्याकरण से, और पद्यांश में एक आधा क्वेश्चन ही रहते हैं। फिलहाल अब देखते हैं पद्यांश क्या है। पद्यांश की बात कर ली जाए तो पढ़ते हैं इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहा गया है पद्यांश में। और अगर पद्यांश समझ में भी नहीं आता है, कभी कभी पद्यांश थोड़े से ट्विस्टेड आ जाते हैं और हम बहुत अच्छे पद्यांश में एकेडमिक में रहे नहीं हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सीधे सीधे पूछ लेता है। पेपर 1 की बात करूँ अगर तो सीधे उठाता है क्वेश्चन वहाँ से पद्यांश से ही और पूछ लेता है डायरेक्ट। ठीक है, सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना रहता है। देखिए, मन मोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ वह देश कौन सा है, जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है, जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहकती, आनंद में जहाँ है वह देश कौन सा है। ठीक है, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है, नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। 40 कोटि भाई सेवक सपूत, जिसके भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। तो ये बिल्कुल अपने देश को, भारत को रिप्रेजेंट किया गया इसमें, और इसकी विविधताओं को लेकर कवि ने इसमें कहा है। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न
अगर कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनकी अर्थ आपको कुछ ऐसे पद्यांश हैं जिनके अर्थ आपको नहीं समझ में आते हैं, तो ये आप एक मूल भाव तो समझ लेंगे, क्योंकि बिल्कुल ही कहीं ना कहीं आपने ज़रूर हिंदी साहित्य पढ़ा है, कहीं ना कहीं हिंदी थोड़ी बहुत तो आपने ज़रूर पढ़ी है, और जब आप हमारे सिलेबस में है तो कुछ ना कुछ तो हमने बिल्कुल पढ़ा होगा। और हाँ, बात जब सीटेट की आती है तो हम ज़्यादा पेडागॉजी पर ध्यान देते हैं, क्योंकि यूपीएट में ज़्यादा लेंदी प्रश्न यानी फैक्चुअल प्रश्न होते हैं, ये इसमें नहीं, इसमें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं क्वेश्चन सीटेट में, तो हम ज़्यादा इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन 1-2 नंबर से ही हमारा जो है अगर कट ऑफ रह जाए तो ये तो नहीं ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। बाकी अदर सभी सब्जेक्ट पे भी, ऐसा ना कि सिर्फ पैडागॉजी ही। वैसे फ़िलहाल वो सही है कि अगर पैडागॉजी दे 15-15 नंबर का क्वेश्चन 15-15 नंबर का क्वेश्चन आता है पांचों सब्जेक्ट में, वो बेहतर हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान देना चाहिए, ताकि अगर इधर 1-2 नंबर पैडागॉजी में भी लेंदी प्रश्न आने की वजह से हो जाता है तो यहाँ से हमारा नंबर उठ सके। भारत देश की प्राकृतिक रचना पर गर्व करने का क्या कारण है? बहुत से विदेशी पर्यटक यहाँ की प्रकृति का दर्शन करने आते हैं। यहाँ की प्राकृतिक रचना पर अनेक कविताएं लिखी जा चुकी हैं। यहाँ की प्राकृतिक रचना विविधता के संदर्भ में बहुत समृद्ध है। यहाँ की प्राकृतिक रचना पर अनेक फिल्में बनी हैं। तो देखिए विविधता, ठीक है, आप इतना तो जानते हैं कि हमारा देश विविधताओं का देश है, तो यहाँ पे उसकी जो विविधता है, जो अलग अलग प्रकार के मानसून हैं, राज्य हैं, नदियाँ हैं, वो बहुत समृद्ध है। इसके संदर्भ में कवि ने जो है इस रचना को गौरवान्वित तरीके से लिखा है, तो यही रीजन है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बिना सोचे समझे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आगे है, नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं। सुधा की धारा से क्या तात्पर्य है? अमृत बरसता रहता है। नदियों में बहता जल अमृत समान है। जल की धारा बहुत वेग से बहती है। बहती हुई नदियाँ बहुत शरोनी लगती हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये पूछा है कि इसका तात्पर्य यानी इसका अर्थ क्या है, ठीक है, मूल रूप से तो नदियों में बहता जल क्या है? अमृत समान है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरे का। आगे है, काव्यांश की कौन सी पंक्ति का यह भाव है कि यहाँ तरह तरह के सुगंधित फूल सदैव खिले रहते हैं? सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है? तो सींचा हुआ यानी कि जल नदियाँ बहती है तो जो पृथ्वी सिंचती है, तो ये तो बात है नहीं। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, ये भी बात नहीं है। 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, ये भी नहीं। यहाँ सुगंधित फूल, तरह तरह के अलग अलग प्रकार के सुगंधित फूल खिले रहते हैं हमेशा, तो जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, यही बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरे का चौथा। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, इस पंक्ति का भाव क्या है? जिनकी धरती बहुत ही उपजाऊ है, जिनकी धरती में हीरे मोती गड़े हैं, जिनकी धरती पर बहुत से धनाढ्य रहते हैं, यानी कि बहुत ही अमीर लोग, जिस धरती की प्रत्येक निवासी के पास धन है। नहीं, यहाँ पे जो अनंत धन से धरती पड़ी, देखिए आप जब आप बहुत सी ऐसी कविताएं बनी हैं जिसमें उपजाऊ फसल को एक सोने से और चांदियों से जो है उसका कंपेयर किया गया है, तुलना की गई है। तो वो यहाँ पे भी वही बात है कि जिसकी धरती बहुत ही क्या है? उपजाऊ है, सोने चांदी उगते हैं, ठीक है, ये बात। फिलहाल चौथे का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा और छठवां देखा जाए क्वेश्चन कि 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके पंक्ति में 40 करोड़ जनसंख्या का ही उल्लेख क्यों हुआ है? रचनाकार को देश की सही जनसंख्या का अनुमान नहीं होगा। रचनाकार ने किसी 1-2 राज्य की जनसंख्या का ही उल्लेख किया होगा। रचनाकार ने जिस समय रचना लिखी उस समय इतनी ही जनसंख्या थी। रचनाकार ने केवल बाल जनसंख्या को ही शामिल किया होगा। तो बिल्कुल सही है कि जब ये रचना लिखी गई तब देश की जो है जनसंख्या 40 कोटि ही थी, ठीक है। ये पांचवे का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है फिलहाल, हाँ, तीसरा ही ऑप्शन सही होगा। हाँ, रत्नेश का संधि विच्छेद है रत्ना योग ईस, रत्न योग ईस, रत्ना योग ईस या रत्न योग एस। तो छठवें का जो सही आंसर है दूसरा है रत्न योग ईस, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये गुण स्वर संधि है। कौन है? गुण स्वर संधि है। और गुण स्वर संधि के और कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं और इसका नियम क्या है, ये भी कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं। तो ये थे गद्यांश और पद्यांश और उनसे संबंधित प्रश्न। आपने इन प्रश्नों में कितना सही
किया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।